नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार सालवी सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से मैं पटवारी और वनरक्षक के लिए आपके लिए मैथ्स लेके आया हूं और मैथ्स की क्लासों में हम जो भी आपका सिलेबस है उसको पूरा कवर करवाएंगे और बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपका जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें ये जो बेसिक से जो चैप्टर है, जो जैसे ये फ्रैक्शन हुआ, ये रेशो एंड प्रपोर्शन हुआ, भिन्न अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो बेसिक से जो चैप्टर है इनके अलावा भी और जो जिन जिन चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम आपको कवर करवाएंगे। तो चलिए हम आज सबसे पहले आपको ये जो फ्रैक्शन, जो भिन्न है, इनके जो क्वेश्चन है या इनके जो बेसिक से इनको सीखना शुरू करेंगे। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेंगे कि वास्तव में ये भिन्न होता क्या है, ये भिन्न होता क्या है, आखिर ये भिन्न क्या चीज़ है, ये भिन्न क्या चीज़ है। भिन्न जो होती है उसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। मतलब ये जो P है, ये P आपका होगा अंश और जो Q है ये Q आपका होगा हर। मतलब ऐसी संख्या है जिनको हम P/Q के रूप में, वो जो परिमेय संख्या होती है, सभी संख्याएं वास्तव में भिन्न ही है। सबको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। चाहे 2 हो तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। मतलब 2 भी अपने आप में एक भिन्न है। अंश बटे हर, देखिए आप इसको पढ़ेंगे। प्रत्येक संख्या का हर 1 होता है, इसलिए प्रत्येक संख्या एक भिन्न है, जो कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है। भिन्न किसी भी संख्या को उसके टुकड़ों में तोड़ना भिन्न होता है। भिन्न क्या होता है? किसी संख्या को टुकड़ों में तोड़ दिया, किसी संख्या को टुकड़ों में तोड़ दिया। जैसे कोई संख्या हुई 5, इसको हमें 5 टुकड़े करने हैं और 2 टुकड़े निकालने हैं, तो हम कैसे लिखेंगे उसको? 2/5। तो ये इसका भिन्नात्मक रूप हो गया 2/5। किसी भी संख्या को टुकड़ों में, इस 5 को हमने कितने टुकड़ों में तोड़ा? 2, तो ये इसका भिन्नात्मक भाग हो गया। चलिए दोस्तों, भिन्न, किसी भी भिन्न का हर संख्या का पूर्ण अनुपात होता है एवं अंश उसी का भाग होता है। यदि ये 32 नहीं है, ये आपके है हर। यदि हर में से अंश को घटा दिया जाए तो शेष बचा भाग प्राप्त हो जाता है। चलो इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इसको मैं समझा देता हूं आपको वास्तव में बोलना क्या चाह रहा है। किसी भी संख्या का जो हर होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है और जो अंश होता है वो उसका भाग होता है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि हमने 5 जो है, यहाँ पे हर 5 जो है, यह अपने आप में पूर्ण संख्या है। उनके 5 टुकड़े करके यदि हम 2 टुकड़े निकालेंगे तो उनके 2 भाग हो गए। तो ये हर जो है अपने आप में पूर्ण है और अंश उसका एक भाग है। यह है कहने का मतलब। और यदि हम इस हर में से इस अंश को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 3/5। तो ये आपका बचा हुआ जो भाग हुआ, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 1। दोनों भागों एक ही भिन्न के, एक ही संख्या के 2 टुकड़े कर दिए अपन ने अलग अलग, और उन दोनों को जोड़े तो फिर वही संख्या आनी चाहिए। ये 1 का मतलब वो संख्या। आशा करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अब हम भिन्न के प्रकार पढ़ेंगे। आखिर भिन्न के क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की होती है। सबसे पहला आपका आता है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न सिंपल फ्रैक्शन होता है। साधारण भिन्न भी
आपके कुछ प्रकारों की होती है। उसमें सबसे पहले आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन, सतत या इकाई भिन्न यूनिट फ्रैक्शन। ये तो आपके 5 प्रकार हुए साधारण भिन्न के। अब आगे दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न जो है डेसिमल फ्रैक्शन, इसके भी कुछ प्रकार है। पहला प्रकार है शांत दशमलव, दूसरा प्रकार है अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अशांत दशमलव के फिर 2 पार्ट होते हैं। इसमें पहला होता है अशांत आवृत्ति दशमलव, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, और अशांत अनावृत्ति दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये सब चीज होती क्या क्या है। अब ये आपके सामने एक प्रश्न आया है, निम्न चित्र के अनुसार छायांकित भाग का भिन्नात्मक रूप लिखिए। चित्र में बना देता हूं। ये चित्र आपके सामने है और इसमें ये छायांकित भाग है। ये चित्र है आपके सामने और बताना है कि इसके जो छायांकित भाग है उसका भिन्नात्मक रूप लिखना है। तो आप पहले देखेंगे कि इसमें टोटल ब्लॉक्स कितने बन रहे हैं। इसमें ब्लॉक्स बनेंगे आपके, ये कितने यूनिट बनेगी आपकी इसकी 5 यूनिट, और ये आपके बन रही है 3 यूनिट। मतलब इसमें टोटल ब्लॉक्स कितने होंगे 15। अब इनमें से हम काउंट करेंगे कि जो छायांकित है वो कितने हैं। छायांकित 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये हुआ छायांकित जो भाग है आपका, छायांकित जो भाग है वो 8 अंश है कुल 15 अंशों में से। छायांकित भाग का भिन्नात्मक रूप जो आया है आपके, वो आया है 8/15। अगर वो पूछे अछायांकित भाग का भिन्नात्मक रूप पूछे, अछायांकित भाग का भिन्नात्मक रूप पूछे, तो आपको काउंट कर लेना फिर से 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए दोस्तों, ये आया आपके 7/15। अब आप देखेंगे कि ये 7 जो आया है वो तो 15 और 8 का ही अंतर है। इस 15 में से हम इनको बिना काउंट करे भी तो निकाल सकते थे। जब हमने इसका छायांकित भाग निकाल लिया है तो बचा हुआ वो जो भाग होगा वही तो अछायांकित भाग है। तो हम ऐसे को डायरेक्ट भी कर सकते थे। इस 15 में से हम 8 को माइनस करके भी लिख सकते थे, तो ये आपके 7/15 ही आ जाता। अभी तक जो मैंने समझाया है उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए चित्र में छायांकित भाग का भिन्नात्मक रूप बताओ। फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, इस बार थोड़ा अपन चित्र को परिवर्तित कर लेते हैं। इसमें छायांकित भाग का निकालना है भिन्नात्मक रूप। छायांकित भाग निकालने के लिए हम छायांकित भाग, टोटल भाग है आपके 8, ये आपका हर। बताया था कि जो हर होता है वह कुल होता है, तो कुल भाग जो हुआ वो लिखा हमने हर में, और छायांकित आपके है 3। यदि वह अछायांकित बोलता
तो हम क्या करेंगे, 8 में से 3 को माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 5/8। इसी में यदि वो पूछता छायांकित और अछायांकित भाग का अंतर बताओ, छायांकित और अछायांकित भाग का अंतर बताओ, तो आपको सिंपल सा पता है कि छायांकित क्या है, 3 है, और अछायांकित क्या है, 5 है। तो आपके अंतर सिंपल सा हो जाएगा 5/8 में से 3/8, आपके आएगा 2/8। मतलब अछायांकित भाग जो है वो छायांकित भाग से 2 भाग ज्यादा है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने भिन्न के प्रकार पढ़े थे उसमें उनको एक एक करके समझते चलते हैं। सबसे पहले है आपके उचित भिन्न। आखिर ये उचित भिन्न क्या होती है? ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, जैसे 1/2, 2/5, 7/19, ऐसी कई सारी भिन्न बनेगी जिसका हर जो है वो अंश से बड़ा होगा या अंश जो है वो हर से छोटा होगा। अब आप देखेंगे अनुचित भिन्न। अगर उचित भिन्न में अंश छोटा है तो अनुचित भिन्न में क्या होगा, अंश बड़ा होगा। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो तो ऐसी क्या हो जाएगी, 3/2, 5/4, ऐसी अनेकों भिन्न होगी जिनमें अंश जो है वो हर से बड़ा होगा। अब उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में अंतर आपको समझ में आ गया होगा और इनका मतलब भी अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न होता क्या है? ऐसी भिन्न जो पूर्णांक और उचित भिन्न से मिलकर बनी हो। जैसे एक पूर्णांक होगा, मान लिया 2, और उचित भिन्न में अंश छोटा होता है हर से, इसको हम मिश्र भिन्न बोलेंगे। 2 सहित 1/2, 3 सहित 4/5, 8 सहित 7/9 आदि। अगला आपका है मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न में क्या अंतर है वो देखेंगे। ऐसी भिन्न जिसका अंश व हर दोनों अलग अलग भिन्न के रूप में हो। ऐसी भिन्न जिसका अंश व हर दोनों अलग अलग भिन्न के रूप में हो। मतलब ये हुआ कि यदि हम 1/2 के भी बटे में 3/4 लिखते हैं, मतलब अंश भी भिन्नात्मक हो और हर भी भिन्नात्मक रूप में हो, उसको हम बोलेंगे मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। और ले लेते हैं एग्जाम्पल, 4/5/6, 7/8 आदि। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतत भिन्न। सतत या इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या है? ऐसी भिन्न जिसका अंश 1 होता है। जिसका अंश सिंपल है 1 होता है। जिससे किसी भी भिन्न का अंश अगर 1 है तो वह सतत भिन्न है या इकाई भिन्न है। 1/3, 1/10, 1/15, बहुत सारे, 1/20 आदि। अब हम दशमलव भिन्न पे आते हैं। जो भिन्न का दूसरा प्रकार था दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न क्या होती है? ऐसी भिन्न जिसका हर 0 से बना होता है। ऐसी भिन्न जिसका हर 0, 0 मतलब
0, मतलब जिसके हर में कहीं ना कहीं 0, कहीं ना कहीं का मतलब जो लास्ट में है इकाई से उसका लास्ट वाला डिजिट जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, 0 से बना हो। जैसे 1/10, 1/20, 2/40 आदि। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ऐसी भिन्न जिसका हर शून्य से बना हो, मतलब हर में कहीं ना कहीं शून्य आएगा, कहीं ना कहीं का मतलब ये पहले नहीं आएगा, ये बाद में आएगा। दशमलव वाली संख्या को हल करते समय उस संख्या में दशमलव के बाद जितने अंक है नीचे उतने ही शून्य लिखते हैं। इसको हम समझेंगे आगे। दशमलव वाली संख्या, इसको अगर भिन्नात्मक रूप में लिखना हो तो इसमें दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? 1 है तो 1 0 लगेगा। 0.35 होता तो ये हो जाता आपके, दशमलव के बाद में 2 अंक है, 2 0 लगेंगे। जितने अंक होंगे उतने शून्य लगेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती है। अभी तक हमने दशमलव भिन्न का मतलब पढ़ा है, अब उसके भी प्रकार पढ़ेंगे। दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती है। एक होता है शांत दशमलव। शांत, इसको शांत भी लिखते हैं, शांत दशमलव। शांत दशमलव या शांत दशमलव, दोनों एक ही बात है। इसमें हम देखेंगे शांत दशमलव होता क्या है। ऐसी भिन्न जिसे दशमलव के बाद पूर्ण मान तक विभाजित किया जा सके। ऐसी भिन्न जिसे दशमलव के बाद में जैसे कहीं ना कहीं आके वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, उसी को हम शांत दशमलव कहते हैं। देखिए जैसे 1/10 लिखा मैंने, इसमें मैं भाग दूंगा तो ये आपके क्या आ जाएगा, यहीं पे ये टर्मिनेट हो गया। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये यहीं पे टर्मिनेट हो गया, इससे आगे अब कोई डिवाइड नहीं जा रहा है, तो ये शांत दशमलव है। यदि मैं लिखूं 2/5, डिवाइड देने पे क्या आएगा? 0.4। ये भी शांत दशमलव है। ऐसे कई सारे प्रकार हैं आदि। अशांत दशमलव किसे कहते हैं? ऐसी भिन्न जिसे हल करने पर दशमलव के बाद अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होती है। अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होती है। जैसे 1/3 ले लेते हैं। यदि मैं 1 में 3 का डिवाइड दूंगा तो ये 0.333 आता ही जाएगा, पुनरावृत्ति होती जाएगी इसकी। 1/6 दूंगा, डिवाइड देने से 1.6666 इसकी पुनरावृत्ति। मतलब यह, इसको हम शांत नहीं कर पा रहे हैं, इसको टर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यह अशांत दशमलव है। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अशांत दशमलव के प्रकार, अशांत दशमलव के प्रकार पढ़ेंगे। अशांत दशमलव के कुछ प्रकार है। इसमें पहला है अशांत आवृत्ति दशमलव। चलिए दोस्तों, अशांत आवृत्ति दशमलव, यदि हल करने पर दशमलव के बाद समान अंकों की पुनरावृत्ति हो। अभी हमने देखा था 1/3 को जब हम हल कर रहे थे तो आपके 0.3333 आ रहा था, 0.3333। यहाँ पे 3 की पुनरावृत्ति हो रही थी, इसलिए हम इसको कहेंगे
अशांत आवृत्ति दशमलव। 3 की आवृत्ति फ्रिक्वेंटली 3 रिपीट होता जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, अशांत आवृत्ति दशमलव। और इसको हम छोटे रूप में लिखने के लिए बार का उपयोग करते हैं। 3 के ऊपर बार लगा देंगे। कहने का यह मतलब है अगर 3 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है। अगला है, यदि समान अंक आता है तो उस पर बार लगाकर प्रश्नों को हल कर लिया जाता है, जैसे कि हमने यहां किया था। अब अशांत अनावृत्ति दशमलव। अशांत दशमलव का अगला प्रकार है अशांत अनावृत्ति दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। यदि हल करने पर दशमलव के बाद अलग अलग प्रकार के अंक आते हो, जैसे 1/7 किया, अब इसको हल करने में 0.1428 ऐसे वो आगे अलग अलग अंक आते जाएंगे, तो उसको हम शांत तो नहीं कर पा रहे हैं पर किसी भी एक अंक की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, इसलिए उससे बोलेंगे अशांत अनावृत्ति दशमलव। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। अशांत आवृत्ति दशमलव को हल कैसे करें, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जो हम लिख रहे हैं वही अपन इसको सोल्व करने में इसी विधि का उपयोग करेंगे। अशांत आवृत्ति को हल कैसे करना है, हम करेंगे सर्वप्रथम संख्या को मूल संख्या के रूप में लिखते हैं। जितने अंकों पर बार लगा है, जितने अंकों पर बार लगा है, देखो अपन एक सोल्व करके देख ही लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने 0.3 ले लिया, क्या है, सर्वप्रथम संख्या को मूल संख्या के रूप में लिखेंगे, तो इसको हमने मूल संख्या के रूप में लिख लिया 3। जितने अंकों पर बार लगा है उतने नीचे उतने 9 लिखेंगे, तो इसके नीचे लिख लिया हमने 9। जितने अंकों पर बार नहीं लगा है उन्हें मूल संख्या में से घटाते हैं। अब बार तो किसी पे है, पूरे पे ही है, तो कुछ घटाना नहीं है, इसमें से कुछ भी नहीं घटेगा, यही आपको। और अंत में जहां तक हल हो सकता है उसे हल करेंगे। कहने का मतलब है ये इसको काट देंगे, जहां तक ये कटता है उसको काटेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/3। 1/3 को हम लिखेंगे। और इसको आगे और क्वेश्चंस आएंगे, उसमें हम इसको अच्छे तरह से समझेंगे। जैसे आपका सबसे पहला क्वेश्चन आया है, इसमें पॉइंट है, ये पॉइंट 18 है, इस पे बार लगा है, इसको हल करना है। हमने क्या पढ़ा था, जो संख्या दे रखी है उसे सबसे पहले हम मूल संख्या के रूप में लिखेंगे और जितने अंकों के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9 लिखेंगे बटे में। उसके बाद जितने अंकों पर बार नहीं लगा है, इसमें सभी अंकों पर बार है, इसका यह मतलब हुआ ऊपर से माइनस कुछ भी नहीं करना है, और जब तक इसको कट रहा है उतना तक काट देंगे। तो हम इसको देखेंगे 9 से ही काट देते हैं, तो ये 2 बार कट जाएगा और ये 11 बार। 2 में 11 का भाग देंगे तो आपके आंसर में 0.181818 इसकी आवृत्ति होती जाएगी। अब अगला क्वेश्चन आपके आया है 0.18 और इसमें बार है केवल 8 के ऊपर, इसको हल करना है। सबसे पहला था संख्या को मूल संख्या के रूप में लिखना है। हमको संख्या दिख रही है यहाँ पे 18, तो इसको लिख देंगे 18। जितने अंकों पर बार होता है उतने नीचे 9 लिखेंगे और जितने अंकों पर बार नहीं है उतने हम 0 कर देंगे और ये 1 माइनस कर देंगे इसमें से। ये आपके हो जाएगा 17/90। अब आपके अगला क्वेश्चन है
ये तो हम अभी हल कर ही चुके हैं पहले, फिर भी यहाँ पे फिर से हल कर लेते हैं। 0.3 पे बार है, इसको हल करने के लिए मूल संख्या के रूप में लिखा, जितने पे बार है उतने नीचे 9 लिख दिए, काटते गए 1/3। अगला क्वेश्चन आपका है 0.33 और इस बार ओनली इस 3 के ऊपर बार है। इसको हल करने के लिए मूल रूप में लिखेंगे, जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिखेंगे और जितने के ऊपर बार नहीं है उतने शून्य लगा देंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको मूल संख्या में से माइनस कर देंगे। यह आपके आएगा 30 अपॉन, इसका भी एक ही उत्तर है। चाहे मैं 3 के ऊपर बार लगाऊं या एक 3 लिख के दूसरे 3 के ऊपर बार लगाऊं, बात तो एक ही है। इसको भी 0.3333 लिखूंगा, इसको भी 0.3333 लिखूंगा, दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए इस दोनों का आंसर भी एक ही आया है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला आपका क्वेश्चन है 0.5432 और बार है आपके 432 पे। देखिए दोस्तों, इसको सोल्व कैसे करेंगे। 5432 लिखा, 3 अंकों के ऊपर बार है, 3 बार 9 लिखा, एक अंक के ऊपर बार नहीं है इसलिए एक 0 लगाया, एक जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दिया मूल संख्या में से। माइनस कर देते हैं 5427 बटे 9990। अब इसको हम काट देते हैं, 9 से काट लेते हैं इसको। ये 3 से फिर कट जाएगा ये, तो दोस्तों यही आपका, इसके बाद में हम इसको नहीं काट पाएंगे तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। हम 201 में अगर 370 का भाग देंगे तो आपके आएगा 0.5432 432 432 432 की फ्रीक्वेंटली आवृत्ति होती जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब भिन्नों की तुलना करेंगे। भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, देते हैं ना क्वेश्चन, आते हैं ना कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, आरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है, तो तुलना कैसे करेंगे। देखो, जब भिन्नों का अंश समान होता है, जैसे अंश मान लिया हमने, सबका अंश ले लिया 2, 2/3, 2/5, 2/7 या कुछ भी, तो क्या होता है, जिसका हर सबसे छोटा होता है वह सबसे बड़ी, और जिसका हर सबसे बड़ा होता है वह सबसे छोटी भिन्न होती है। मतलब जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी और जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी। मतलब यहाँ पे हम देखें तो ये 2/3 जो है ये बड़ा है 2/5 से, और 2/5 बड़ा है 2/7 से। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जब भिन्नों का हर समान होता है, यह क्या था, अंश समान था, अब हर समान है। हर समान होता है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह बड़ी होती है, और जिसका अंश छोटा होता है, जिसका अंश सबसे छोटा होता है वह सबसे छोटी भिन्न होती है। देखिए, जैसे हर सब में बराबर है तो 1/,
4 लिया, 2/4, 3/4, इन सब में जिसमें अंश सबसे बड़ा होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इसमें 3/4 जो है यह बड़ा है 2/4 से, और 2/4 बड़ा है 1/4 से। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कुछ प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उनको हम हल करेंगे। जैसे एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 महिला हो, यदि महिलाओं का 2/9 तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है। यहाँ पे दिया भी अनुपस्थित है और पूछा भी अनुपस्थित है। हम देखते हैं टोटल, मैंने बताया था कि हर जो होता है वह पूर्ण भाग होता है और अंश जो है वह उसका एक भाग होता है। तो कुल 5 अगर कर्मचारी है तो उन 5 में से 3 महिलाएं हैं तो 2 पुरुष हैं। 5 में से 3 महिलाएं हैं तो 5 में से 2 पुरुष हैं। यह है महिला और यह हो गया यहाँ पे पुरुष। 3/5 महिलाओं का 2/9 भाग जो है वह अनुपस्थित है और पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित है। कर देते हैं गुणा, इसका 2/3, ये 3 से 3 बार कट जाएगा और ये 2/15, मतलब महिलाओं का 2/15 भाग अनुपस्थित है और पुरुषों का 1/10 भाग अनुपस्थित है। कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है ये पूछा है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे, या तो हम इसके हर को इसके समान कर ले और जोड़ दें, या फिर हर का लघुत्तम समापवर्ती लेके भी इसको हल कर सकते हैं, या फिर एक तरीका ये भी है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जैसा आपको अच्छा लगे। हम इसका लघुत्तम समापवर्ती लेके इसको हल करेंगे। 15 और 10 का लघुत्तम समापवर्ती लेंगे तो इसका एलसीएम जो होगा वो 15 और 10 का, देखो 15 10 के पहाड़े में तो 15 आता नहीं है, 15 का जो पहाड़ा है उसको 2 बार बोल लेंगे 30 आ जाएगा। और वहीं देखेंगे हम कि इस 10 की टेबल में भी 30 आता है, मतलब हमारा लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा 30। इसको हल करने के लिए हम इस 15 का इस 30 में डिवाइड देते हैं और जो भी उत्तर आता है उसमें इस 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। तो 15 की टेबल में 30 जो है वो 2 बार आएगा और फिर 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और ये इसमें 3 बार। कुल आपके 7/30 कर्मचारी ऐसे हैं, 7/30 कर्मचारी ऐसे हैं जो अनुपस्थित है। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है, एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 400% की वृद्धि की जाती है तो परिणामी भिन्न 21/20 हो जाती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ये आपके पास प्रश्न है। क्या दिया था, भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि। पहले तो आप ये समझो कि भिन्न के अंश को 200% कर दिया जाता है, और एक शब्द है भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कर दी जाती है। दोनों अलग अलग बातें हैं। भिन्न के अंश को 200% कर देने का मतलब उसको डबल कर देना होता है, और 200% वृद्धि कर देने का मतलब खुद में वो अपने आप में 100% रहता है। 200% वृद्धि करेंगे तो वो अपने आप में 300% हो जाएगा। भिन्न में हमने 200% की वृद्धि करी और भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करी और हर में 400% की वृद्धि करी। हम मान लेते हैं कि भिन्न x/y थी।
अब 200% की वृद्धि करने पे वो अपने आप में 300% हो जाएगी, मतलब 3 गुना हो जाएगी। तो हम इसको कर सकते हैं 3x और इसको हम कर सकते हैं 5y। 3x और 5y जो है आपका आएगा 21/20। जब इक्वल टू का साइन होता है तो हम डायरेक्ट ऊपर से ऊपर इसको काट सकते हैं और नीचे से नीचे काट सकते हैं। हम 3 से किसको काट देते हैं 7 बार और इस 5 से 20 को काट देते हैं 4 बार। तो आपके x/y जो है आपके आ जाएगा 7/4। आपकी मूल भिन्न जो थी वो थी 7/4। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये x और y तो हमने सिर्फ समझने के लिए उपयोग में लाए हैं। आप इसको हम सीधे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। x और y को छोड़ दो, 3/5 लिखा और इसके इक्वल में कर दिया 21/20 और इसको बराबर से इधर लाके उल्टा कर दो तो आपकी भिन्न आ जाएगी, या फिर डायरेक्ट काट भी दोगे तो भी भिन्न आ जाएगी 7/4। इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे परीक्षा में। यह तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भिन्न के अंश में 200% तथा हर में 150% की वृद्धि कर दी जाती है तो परिणामी भिन्न 9/35 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। वही बात है, किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करेंगे तो अपने आप में वो 3 गुना हो जाएगी और इसमें 150% की वृद्धि करेंगे तो ये अपने आप में 2.5 गुना हो जाएगी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 6/5। 6/5 जो है वो किसके बराबर है आपके 9/35 के बराबर है। काट देते हैं, 3 से 2 बार कट जाएगा, ये 3 से 3 बार कट जाएगा, ये 5 से 1 बार और ये 7 बार। ये 2 इधर आके बटे में आ जाएगा, मतलब आपके था मूल भिन्न जो थी 3/14 थी। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाता है तो मान लिया अंश उसका x था, उसमें 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। और भिन्न के हर में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाता है। दोस्तों यहां 1 नहीं है, ये 5 है। किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाता है तो वह 1 हो जाती है और हर में 6 जोड़ा जाता है तो वह आधी हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। यहां पे हम देखेंगे x + y, x + 5 बराबर है आपके हैं y। तो y के स्थान पे हम x/5 लिख सकते हैं। हम देखते हैं इस y के स्थान पे हम x/5 लिख देते हैं, दोनों x हो जाएंगे ना। x + 5 + 6 बराबर 1/2। ये आपके हो जाएगा x/11, x + 11 बराबर 1/2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बराबर x + 11 माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो x बराबर आपके आ जाएगा 11। ये आपके आ गया है अंश, ये आपके आ गया है अंश। अब निकालना है हर, तो हर के लिए हम y बराबर क्या था x + 5, यहाँ कर लेते हैं इसको। y बराबर x + 5 है तो y बराबर आपके हो जाएगा 11 + 5। y की वैल्यू आपके आ जाएगी 16। ये आपके हर और ये है अंश। तो वह भिन्न क्या होगी 11/16, भिन्न होगी आपके 11/, यही आपका आंसर है। चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भिन्न 4/7 में उसका कौन सा भाग जोड़ा जाए कि योगफल 1 सहित 1/14 हो जाए। 4/7 में हम क्या जोड़ें कि योगफल जो है 1 सहित 1/14 हो जाए। 1 सहित 1/14 इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें इसका मल्टीप्लाई करके ये जोड़ देंगे 15/14। मतलब दिया ये है कि हम 4/7 में क्या जोड़े कि 15/14 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, कुछ जोड़ने पे, किसी संख्या में कुछ जोड़ने पर दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है, तो उस दूसरी संख्या में से हम अगर पहली संख्या माइनस कर दे तो क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा। हमको करना ये है 15/14 में से 4/7 को माइनस कर देना है। अब हम करते हैं इसका, देखो हर जो है हर को बराबर कर लेते हैं। हर को बराबर करके माइनस करना आसान हो जाएगा। हर इसका 7 है, इसका 14, जिसको 14 बना सकते हैं हम। 14 बनाने के लिए हम पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके 2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का नीचे भी कर देंगे, तो ये आपके आ जाएगा 8/14। अब 15 में से 8 माइनस हुआ तो आया 7/14। मतलब 4/7 में हम 7/14 जोड़ेंगे। 7/14 इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 1/2। 1/2 जोड़ देंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 1 सहित 1/14। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक कार्यालय में 108 पंखे हैं, फैन दिए हैं 108 और 132 कूलर है। 132 आपके दिए हैं कूलर। यदि उनमें से यदि 1/6 पंखे, 1/6 हम इस 1/6 को याद रखने के लिए साइड में लिख लेते हैं, और 1/4 कूलर टूट जाते हैं, मतलब ये टूटे हुए कूलरों की संख्या है, पंखों और कूलरों की संख्या है, तो उस कार्यालय में कुल कितने पंखे और कूलर सुरक्षित है। अब आप देखो, सुरक्षित की संख्या पूछी है तो हम सुरक्षित का ही मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो हमको क्या, यदि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वो टूटे हुए आएंगे, फिर 108 में से उसको माइनस करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है हमको डायरेक्ट जो सुरक्षित बच गए उसी का मल्टीप्लाई कर दें। मैंने सबसे पहले आप जब बेसिक समझा रहा था तो आपको बताया था कि जो हर वाला भाग होता है वो पूर्ण होता है और अंश वाला जो होता है उसका एक भाग होता है। अगर मैं हर में से अंश को माइनस कर दूं तो शेष बचा हुआ भाग आता है। मतलब कुल 6 अगर पंखे होते तो उसमें से 1 टूट गया होता, 6 में से 1 टूट गया मतलब 5 बचे होते, तो बचे सुरक्षित जो है वो आपके हैं 5/6। और उसी प्रकार से इसमें से 4 कूलर में से 1 कूलर टूट गया है तो 3 कूलर आपके सुरक्षित बचे हैं। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके आंसर आ जाएगा 6 से ये कट जाएगा आपके 6 × 6 4 18 और ये 90 तो पंखे आपके सुरक्षित है। उसको भी सोल्व कर लेते हैं, 4 से काट देते हैं तो ये आपके आ जाएगा 99। 90 पंखे सुरक्षित है और 99 कूलर सुरक्षित है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज की हम ये भिन्न वाली कक्षा को आज ही यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।